Welcome to EduX. भौतिकी का अध्ययन हम इसके पहले देख चुके हैं कि उसके भौतिकी हम क्या होती है, भौतिकी के किस प्रकार से उसको कैटेगराइज किया गया और कौन कौन सा विषय हम क्लास 11th में अध्ययन करते हैं। तो सबसे एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इसमें भौतिकी को अध्ययन करने की दृष्टि से वो होता है इकाई एवं मापन। तो आइए आज हम समझते हैं कि इकाई एवं मापन को किस प्रकार से हम सरल तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि भौतिकी, आप देखते हैं कि भौतिकी वह विषय होता है जिसके अंतर्गत हम असल में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो जो भी घटनाएं घटती है उसका कहीं ना कहीं हमें मापन की आवश्यकता होती है, और जब मापन की आवश्यकता होती है और उन्हीं मापन को लेकर के हम कोई तर्क लगाते हैं और प्रयोगों के आधार पर हम फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं और कोई सिद्धांत डिजाइन किया जाता है, कोई थ्योरी आती है। तो हमने ये देखा कि भौतिकी जो होती है वह दो चीज़ों से मिलकर के असल में हम देखेंगे कि इसके दो पार्ट हो गए, एक होता है सैद्धांतिक और एक होता है प्रायोगिक। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रायोगिक करने के लिए या प्रयोग करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों होती है और मापन के मात्रक कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो मात्रकों की पद्धतियां होती है, 4 प्रकार की पद्धतियां होंगी, उसको हम अध्ययन करेंगे आज। इसके पश्चात हम देखेंगे कि विमी सूत्र क्या होता है और विमी सूत्र की सहायता से हम किस प्रकार से भौतिकी के समीकरणों का सत्यापन करते हैं या एक प्रकार के मात्रक को दूसरे प्रकार के मात्रक में इंटरकन्वर्जन जो होता है या परिवर्तित करते हैं, या किसी समीकरण की शुद्धता की जांच हम करते हैं, या भौतिकी के नियमों का हम निगमन करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ बेसिक बातें हम इसमें अध्ययन करेंगे। और एक जो अंतिम टॉपिक होता है इसमें वो होता है, जैसे मैंने कहा कि हम प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं त्रुटियां होगी हमसे, और त्रुटियां होंगी तो कहीं ना कहीं उसका हमें निराकरण करने की भी आवश्यकता होती है। तो हम आज देखेंगे कि भौतिकी में त्रुटियां कितनी प्रकार से होती हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मापन। देखिए, मापन, मैंने कहा कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले हमें सवाल मन में आना चाहिए कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि हम भौतिकी पढ़ते हैं तो एक भौतिक राशि आती है। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि भौतिक राशि, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को पूरी तरीके से व्यक्त करने के लिए या समझाने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। तो यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भौतिक राशियों की व्याख्या करने के लिए क्या होती है, मापन की आवश्यकता होती है। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि जो होती हैं वे राशियां होती हैं जिनका मापन संभव होता है और जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं। ध्यान रखिएगा, भौतिक राशि में सबसे पहला उनका मापन संभव होना चाहिए, और दूसरा जो भौतिकी के नियम का पालन करें। भौतिकी के नियम का जो पालन करते हैं वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब रहा सवाल, देखिए मापन की आवश्यकता को हम यदि और थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो हम देखेंगे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति इस प्रकार से है और कोई दूसरा व्यक्ति ये, तो आप देख पा रहे हैं, मान लो व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है। अब हम यदि इनमें कंपेयर करें, तुलना करें, मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए और बी में कैसा संबंध है, तो आप कहेंगे कि देखिए संबंध कई तरीके से हम बता सकते हैं। उसके भार को लेकर के भी, अर्थात वेट को भी लेकर के, उसके हाइट को भी लेकर के, उसके आकार को भी लेकर के हम बता सकते हैं। तो यदि हम इसके ऊंचाई अर्थात हाइट की दृष्टि से कहें तो आप कहेंगे कि जो व्यक्ति बी है उसकी हाइट या उसकी ऊंचाई ये व्यक्ति ए के ऊंचाई से क्या है, कम है। और मैं आपसे ये पूछूं कि कितना कम है, तब ये अनुमान लगाना या ये कहना उचित नहीं होगा कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, मापन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मापन करने की आवश्यकता होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि हम अनुमान से ये तो बता सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, लेकिन कितना बड़ा या कितना छोटा, उस समय हमें क्या होती है, मापन की आवश्यकता होती है। तो हम यदि एक यहाँ से कंक्लूजन निकालें कि किसी भी दो वस्तु में यदि हम तुलना कर रहे हैं, चाहे वो उसके किसी भी आकार की विमा को लेकर के,
तो वहाँ पर एक प्रकार से मापन करना मतलब तुलना करना, ये समझ में आता है। और दूसरा पॉइंट ये समझ में आता है कि यदि हमें किसी दो वस्तुओं में या किसी दो व्यक्तियों में मापन कर रहे हैं या उसकी जो परिमाणात्मक व्याख्या करने के लिए, परिमाणात्मक, मैंने एक वर्ड यूज़ किया परिमाणात्मक, मतलब परिमाण में कितना छोटा या कितना बड़ा, उसके लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा यदि हम इसको परिभाषित करें तो किसी भी भौतिक राशि को परिमाणात्मक रूप से व्याख्या करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आगे चल करके कि जो भौतिकी के जो ये भौतिक राशि जो मैंने कहा ना, उसके भौतिक राशि के आप देखेंगे कि कुछ संबंध होते हैं जिसकी सहायता से हम देखेंगे कि मापन इजी हो जाता है। तो आइए समझते हैं कुछ ऐसी ही बेसिक चीज़ों को कि भौतिक राशि में मापन की आवश्यकता तो हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए जैसे हम इनमें आप संबंध स्थापित करेंगे, मैंने अभी आपको एक बस एग्जांपल से समझाना है कि क्या होगा। देखिए मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति ए की जो ऊंचाई है, व्यक्ति ए की ऊंचाई, ये व्यक्ति बी की ऊंचाई की दुगुनी है, तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस इंटू व्यक्ति बी की ऊंचाई या लंबाई भी कह सकते हैं, इसकी ऊंचाई की जगह आप लंबाई भी लिख सकते हैं। तो व्यक्ति ए की जो हाइट है या आप लंबाई कह सकते हैं, ये व्यक्ति बी की ऊंचाई की कितनी है, दुगुनी है। तो अब हम क्या ले रहे हैं, ये जो व्यक्ति बी की ऊंचाई को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहे हैं, निर्देश मानक जिसको हम कहते हैं, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, एक निर्देश मानक हो जाता है, इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अब ये निर्देश मानक है जिसका दुगुना या 2 टाइम हम करें तो वो क्या होगा, व्यक्ति ए की ऊंचाई के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको कि ये एक जो वैल्यू हुई ये एक्चुअली में क्या है, वो एक मानक ले लिया हमने उसका दुगुना। जैसे हम कहें इस मार्कर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, मैंने क्या कहा, मार्कर की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं ये जो सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा, एक निर्देश मानक हो जाएगा। और ये 25 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम कहते हैं संख्यात्मक मान, ये भी एक संख्यात्मक मान है। तो ये एक होता है आपका निर्देश मानक और ये हो जाता है संख्यात्मक मान। तो आप देख रहे हैं कि इस निर्देश मानक का 25 गुना है इसकी लंबाई। तो इस प्रकार से हम एक कंक्लूजन पर आते हैं कि कोई भी भौतिक राशि को जब हम व्यक्त करते हैं, इसको हम देखिए भौतिक राशि में हमने कहा कि उसको मापन किया जाना चाहिए और भौतिकी नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन भौतिक राशि में 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये संख्यात्मक मान होना चाहिए। तो भौतिक राशि में क्या होना चाहिए, संख्यात्मक मान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है एक निर्देश मानक होना चाहिए जिसको हम मात्रक कहते हैं। यही क्या कहलाता है, निर्देश मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। देखिए मापन का सीधा सा तात्पर्य है तुलना करना, और भौतिक राशि की जो हम परिभाषा कर दे रहे थे वो तो होना ही चाहिए कि उसको मापन किया जा सके या भौतिकी नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ भौतिक राशि जो होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बनती है, वो होता है आपका देखिए आप संख्यात्मक मान और एक होता है मात्रक। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये होता है न्यूमेरिक वैल्यू और ये होता है उसके लिए n, इसको लिखते हैं और n, और ये हो जाएगा आपका, इसको u लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं n इंटू यू, तो ये हो गया। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n इंटू यू लिखते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया कि कोई भी भौतिक राशि में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ ही साथ उसमें एक यूनिट होगा। अब देखिए हमने जैसे कहा था कि ये देखिए इकाई जो लिखा है यही यूनिट्स होता है, यहाँ पर हमने यू लिखा है। अब इसके साथ कुछ रिलेशन निकालते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे आप देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 kg, आप फैमिलियर होंगे, 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। तो आप देख रहे हैं ये एक पद्धति है, आगे हम पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं kg में है और ये क्या है, ग्राम में है। अब देखिए ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है और ये भी इसमें न्यूमेरिक वैल्यू। तो मैं इसको यदि एक पद्धति के मात्रक को n1u1 और उसको लिखूँ n2u2, तो आप देखेंगे कि दोनों पद्धतियों में भले ही उनकी जो मात्रक अलग अलग हैं, न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही क्या बताते हैं, एक ही
वेट को बता रहे हैं, बराबर वेट को बता रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट है, अर्थात कोई भी एक भौतिक राशि है उसके अलग अलग पद्धति में भले ही अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू या मात्रक हो सकता है, लेकिन भौतिक राशि के वो एक ही वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम एक संबंध निकालते हैं कि n और u का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अचर है। तो अचर है का देखो अचर है, ये आगे हम रिलेशन पढ़ते हैं। इस प्रकार से जब अचर है कह रहे हैं तो क्या संबंध होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि n जो होता है वह u के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये kg एक्चुअली में बड़ा मात्रक है और ग्राम क्या है, छोटा मात्रक है। तो जिसका मात्रक बड़ा है उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, छोटा। यहाँ पर देखिए जिसका मात्रक बड़ा, तो यदि मात्रक बड़ा है तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटा है, मात्रक बड़ा तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटा। देखिए यदि आपका न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा है, यहाँ पर उल्टा भी देख सकते हैं, तो मात्रक क्या हो जाता है, छोटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा होगा वहाँ पर मात्रक क्या होता है, छोटा होता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गए जिससे हमें ये समझना है कि भौतिक राशियों को हम प्रदर्शित किस प्रकार से करेंगे और इस संख्यात्मक मान और मात्रक का आपस में संबंध कैसा होता है। जैसे हम देखते हैं भौतिक राशि जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसमें दो चीज़ें हमने देखा अभी, न्यूमेरिक वैल्यू और एक होता है यूनिट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस यूनिट के कुछ गुण होते हैं या मात्रकों के कुछ गुण होते हैं कि मात्रक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किसको हम मात्रक कहेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि मात्रकों का जो परिमाण होता है वह न ही बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। अर्थात हम बात करें यहाँ पर मात्रक को तो एक तरीके से वो हर जगह, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि मात्रकों का जो वैल्यू होना चाहिए वो सर्वमान्य होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि उसका जो संख्यात्मक मान होता है या परिमाण जो होता है वो न ही बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा जो इसमें गुण होता है वह पूर्णतः निश्चित एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। इसका तात्पर्य ये है कि आप मात्रक जो लिखेंगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, तो जिस किसी की भी हम बात करेंगे वो, जैसे मैंने लंबाई यहाँ पर हम लिया मार्कर की लंबाई की बात करेंगे, तो ये क्या है, लंबाई जो है इस मार्कर का एक तरीके से स्पष्ट रूप से परिभाषित है। लंबाई किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यह जो होगा पूरी तरीके से स्पष्ट होगा और निश्चित एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा। अब आगे देखिए समय के साथ उसमें परिवर्तन ना हो। अब देखें कि इस मार्कर की लंबाई यहाँ पर जितनी है, यदि अभी जब हम मेजर कर रहे हैं या इसके 2 घंटे बाद जब मेजर करें तो इसके मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या बहुत दिनों बाद जब हम मेजर करें तो भी उसके लंबाई में परिवर्तन या उसके मात्रक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसमें स्थायित्व का गुण हो, अर्थात उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए और हर जगह वो, देखिए मैंने कहा कि सर्वमान्य हो, सभी जगह चाहे अलग अलग जगहों पर भी हम मेजरमेंट करें, मापन करें, तब भी उसका मात्रक क्या होनी चाहिए, वह सर्वमान्य होना चाहिए। देख रहे हैं भौतिक राशि के अन्य मात्रकों से तुलना संभव हो। जैसे हम भौतिकी में अभी आगे पढ़ेंगे जो 7 मूल मात्रक होंगे, 7 मूल मात्रक हैं, तो उनमें आपस में हम क्या कर सकें, संबंध स्थापित कर सकें, एक दूसरे के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स में, और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वह सभी स्थानों से पुनरुत्पादित हो। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अलग अलग जगहों पर भी यदि जाते हैं, उसके साथ संबंध ज्ञात करते हैं, तो हम उसको देखेंगे। बहुत सारे डायमेंशंस फॉर्मूले होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए हम उसको पुनः उसके फॉर्म में या उस यूनिट के मात्रक के रूप में वहाँ पर निकाल पाएंगे। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये मात्रकों के गुण हमें जानने हैं। देखिए एक और है लास्ट जो हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था, जैसे हम ताप और दाब पढ़ते हैं तो ये 2 अवस्थाएँ होती हैं, इसके साथ है ना, इसके बदलने से उसके मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मात्रकों के महत्वपूर्ण गुण हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि मात्रक हैं, तो इन मात्रकों को, जैसे यूनिट्स हैं, इसको इकाई भी कहते हैं, तो ये मात्रकों के कुछ गुण के पश्चात हम देखेंगे इसमें मात्रक के प्रकार। जैसे हम देखते हैं कि मात्रक जो होते हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो एक होगा आपका मूल मात्रक और दूसरा हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो ये 2 प्रकार के मात्रक देखते हैं। देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मैंने कहा कि लंबाई, इस मार्कर की क्या है, कुछ लंबाई है
इसका क्या होगा, कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे हम अभी समय की बात कर रहे थे, देखिए मैंने कहा कि समय के साथ उसमें परिवर्तन, समय भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का मात्रक होता है। तो वो ये सब क्या है, मूल मात्रक हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऐसे भौतिक राशियाँ, इसके पहले मैंने भौतिक राशि आपको बताया था कि क्या होती है, तो हम इसमें कहेंगे कि मूल मात्रक वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो समय के साथ परिवर्तन नहीं होती या स्वतंत्र होती हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए एक दूसरे से जब स्वतंत्र होते हैं तो वो कहलाते हैं मूल मात्रक, और ये संख्या में 7 होते हैं। हम देखेंगे 7 मूल मात्रक और 2 पूरक, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक देखने को मिलेगा यहाँ पर। और देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल मात्रक से व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो है वो सीमित नहीं होते। हमने देखा कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये संख्या में 7 हैं और ये 2 होते हैं, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक जो है संख्या में सीमित नहीं होते। अब देखते हैं एक जो सबसे आखिरी चीज हम देखेंगे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में आप देखेंगे कि मूल मात्रक जो होते हैं वो हर जगह आप देखेंगे कि उनका निर्भरता व्युत्पन्न मात्रक पर नहीं है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या है, वो किस पर निर्भर कर रहे हैं, मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हैं इसको हम इस प्रकार से देखेंगे कि 7 जो मैंने अभी आपको बताया मूल मात्रक कौन कौन से हैं, और हम देखेंगे इसमें 2 पूरक मात्रक। तो हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे एक टेबल ड्रॉ करेंगे, तो यह है मूल मात्रक, इसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। तो मूल मात्रक में सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशि, फिर मात्रक और उसका संकेत। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मूल मात्रक। तो जैसे मैंने कहा, ये देखिए ये मार्कर है, तो मार्कर की क्या होगी, लंबाई होगी। तो लंबाई क्या असल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर लंबाई होती है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला भौतिक राशि क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई के लिए हम मात्रक कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मीटर, और इसके लिए संकेत होता है m। फिर हम देखते हैं, अब मार्कर का क्या है, लंबाई के बाद हम देखते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी क्या है, इसका मापन किया जा सकता है और ये भौतिकी के नियमों का पालन भी करता है। तो हम आगे देखेंगे तो द्रव्यमान भी क्या होता है, एक प्रकार से भौतिक राशि होती है। तो दूसरे नंबर पर द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं मात्रक, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे किलोग्राम, इसको हम kg लिखते हैं। फिर हम देखते हैं, देखिए जैसे हम आगे यांत्रिकी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर समय का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो समय के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड। समय के लिए मात्रक क्या हो गया, सेकंड। इसको स्मॉल s से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे आगे जब हम ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो जब ऊष्मा आती है तो टेम्परेचर, ताप भी एक प्रकार से क्या होती है, भौतिक राशि है। तो इस भौतिक राशि, और ये मूल मात्रक है ताप, तो ताप के लिए हम मात्रक जो देखेंगे वो होता है केल्विन, और इसके लिए हम के या कहीं कहीं पर थीटा भी देखने को मिलता है, के या थीटा। अब हम अगला जब हम पढ़ते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, वहाँ पर हम देखते हैं विद्युत धारा के लिए जो मात्रक होता है, विद्युत धारा है उसके लिए एम्पियर। तो एम्पियर के लिए हम कैपिटल ए का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम देखेंगे 6 नंबर पे हम देखते हैं एक होता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी भी कहा जाता है। तो देखिए ज्योति तीव्रता हम देखेंगे आगे जब हम देखते हैं किसी भी ठोस वस्तु में जहाँ पर हम घन कोण की बात करते हैं, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ज्योति तीव्रता असल में उस किसी ठोस वस्तु से, जैसे हम बोले 1 स्टेरेडियन से जो प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाती है, उसकी ज्योति
तीव्रता कहलाती है। आगे हम देखेंगे पूरक मूल मात्रक में आप देखेंगे स्टेरेडियन का कंसेप्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है कैंडेला, और इसके लिए मात्रक हम इस्तेमाल करेंगे CD। और एक जो अंतिम होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा, इसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं। तो पदार्थ की मात्रा के लिए जो मात्रक यूज करते हैं वो होता है मोल। ये इसका प्रयोग बहुतायत केमिस्ट्री में अर्थात रसायन में पढ़ने में उपयोग में आता है। जैसे आप मोल का कंसेप्ट सुना होगा, जैसे हम देखते हैं कोई भी पदार्थ अणु या परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और उसमें फिर उसके और भी जो पार्टिकल्स होते हैं, सब कॉन्टिनेंट जो पार्टिकल होते हैं, आप देखेंगे कि पदार्थ की मात्रा मैंने मोल कहा तो आपने एवोगेड्रो संख्या सुना होगा, एवोगेड्रो नंबर, जिसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23। वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, या आयन, ये भी सब होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पदार्थ की मात्रा जिसके लिए हम मात्रक यूज करते हैं मोल, और इसका संकेत MOL, इस तरीके से हम लिखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे, हमने कहा था कि मूल मात्रक के साथ हम देखेंगे एक होता है आपका पूरक मूल मात्रक। तो पूरक मूल मात्रक में हम देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पूरक मात्रक लिख लेते हैं, है ना। तो पूरक मात्रक में हम देखेंगे सबसे पहले मैंने कहा एक होता है आपका समतल कोण, और एक होता है आपका घन कोण। ये दो राशियां हमको देखने को मिलते हैं और आगे इस्तेमाल होते हैं। समतल कोण के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल, रेडियन इस्तेमाल करते हैं, या RD के रूप में भी लिखते हैं। देखिए घन कोण के लिए क्या करेंगे, घन कोण के लिए आता है स्टेरेडियन। तो आप देख पा रहे हैं कि समतल कोण जहाँ पर होगा रेडियन, और घन कोण जहाँ पर होगा उसके लिए क्या करेंगे स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन SR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि समतल कोण क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई एक वृत्त है, और वृत्त असल में क्या होता है, ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे वस्तु A से B है, अब आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, ये केंद्र O है, R त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है, यहाँ पर AB चाप हो जाता है, और नीचे हम देखते हैं ये देखिए ये त्रिज्या है, तो चाप बटे त्रिज्या। तो ये बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं किसके लिए, नॉर्मल समतल कोण के लिए। अब देखिए यही चीज यदि वृत्त से हम यदि इसको अज्यूम करें कि ये कोई सॉलिड स्फीयर है, तो हम देखते हैं कि इसका अपना एक पृष्ठ भी होगा, इस तरीके से एक पृष्ठ भी होगा, और मान लो उसका एरिया कितना है, स्मॉल एरिया DA है, क्षेत्रफल कितना होता है मान लो DA। यही यदि एक ठोस गोला हो जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा DA। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा, जिसको हम यहाँ पर घन कोण कहेंगे, घन कोण कितना होगा, इसका प्रयोग आप देखेंगे आगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर एक घन कोण का कंसेप्ट आता है। तो घन कोण के लिए हम d ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं, और d ओमेगा के साथ साथ हम देखेंगे स्मॉल एरिया कितना है DA, और त्रिज्या R है तो R का स्क्वायर। तो ये आपके लिए जानने लायक फॉर्मूला है कि d ओमेगा इक्वल टू D/R स्क्वायर। और एक तो नॉर्मल जो पढ़ते हैं ये चाप बट्टे त्रिज्या, यहाँ पर घन कोण को हम d ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्चुअली में घन कोण के लिए होता है। तो DA स्मॉल जो एरिया है, क्यों देखिए आप जब इसको देखेंगे तो अब देखने में भले हाइपोथेटिकली है कि ये 2D स्ट्रक्चर, लेकिन मैंने कहा कि सॉलिड के लिए, इसके पहले वाला जो था वो केवल समतल के लिए था, लेकिन जब हम घन कोण लेंगे तो एक हमको सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला जंक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए पृष्ठ होता है, ये क्षेत्रफल होता है बट्टे आप देखेंगे त्रिज्या का वर्ग। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो हमने देखा यहाँ तक कि जो मूल मात्रक हैं वो संख्या में 7 और जो पूरक मात्रक हैं वो 2। तो आप याद कर सकते हैं, जैसे मैं आपको फिर से याद करा दूं, लंबाई सबसे पहले हम देखते हैं मूल मात्रक में लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर। दूसरे नंबर पर हम देख रहे थे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। फिर हम देखते हैं तीसरी जो भौतिक राशि होती है समय के लिए सेकेंड। चौथी भौतिक राशि हम देख रहे थे, चौथी भौतिक राशि ताप। यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथी भौतिक राशि ताप है, तो ताप के लिए केल्विन, जिसके लिए हम सिंबल K या थीटा का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है विद्युत धारा, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, तो ये देखिए उसके लिए एम्पियर A। फिर हमने देखा ज्योति तीव्रता, जिसका मैंने आपको परिभाषा बताया। एक्चुअली में ये क्या है, किसी भी ठोस वस्तु से, एक बार याद रखिएगा, किसी भी ठोस या सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वहाँ एक स्टेरेडियन। अब देखिए आपको ध्यान में ये भी आ रहा होगा कि ये क्या, देखिए
यदि ये ए बी, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, ये ए बी यदि आप देख रहे हैं ए बी जो था, ये ए बी क्या थी, चाप थी, तो चाप यदि त्रिज्या के बराबर हो जाए तो आप देखेंगे कि ये कितना होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, ए बी यदि किसके बराबर हो जाए, आर के, आर बटे आर, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाता है 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे यदि ये एरिया है तो एरिया जो है यदि आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो घन कोण क्या हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन की। हाँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 स्टेरेडियन से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी प्रकाश स्रोत से यदि वो उत्सर्जित हो रही है, वो भी प्रति सेकंड में, वही क्या होगी आपकी ज्योति तीव्रता। और मैंने पदार्थ की मात्रा बता दिया, ये देखिए 6.023 × 10⁻23 अणु या परमाणु। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये देखिए Na, एवोगैड्रो नंबर भी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें ये कुछ महत्वपूर्ण जो मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं और उनके पूरक मात्रक को याद रखना है, और आगे जब हम भौतिकी का अध्ययन करेंगे तो इनकी हमें आवश्यकता होगी। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको हम कैटेगराइज करेंगे 4 प्रकार में, या इसको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए कुछ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। सबसे पहला हम देखते हैं CGS, सबसे पहला हम क्या देखते हैं CGS, और दूसरे नंबर पे आता है FPS, और एक तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो हो जाता है MKS, और एक अंतिम जो देखने को मिलता है वो हो जाता है आपका SI, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मात्रकों की पद्धतियां बताई थी। तो मात्रकों की ये देखिए, ये मात्रकों पद्धतियां हैं। तो इसमें आप देखेंगे मात्रकों के गुण में हमने देखा था, ये देखिए इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, तो सर्वमान्य हो, हमने एक गुण देखा था मात्रक का। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट से ही हम शुरुआत करें तो आप देखेंगे कि कोई भी भौतिक राशि है, यदि हम उसका मात्रक लेते हैं तो वो जो मात्रक है वो हर जगह और चाहे हम पृथ्वी में कहीं पर भी जाएं या पृथ्वी क्यों स्पेस में चले जाएं, तो जो भी भौतिक राशि है उसका एक जैसा मात्रक या एक ही मात्रक होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमको प्रयोग करने में आसानी हो, ऐसी कोई असुविधा ना हो। यदि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रक होंगे तो उससे संबंधित घटनाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है। तो ये देखिए इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इसके लिए कई प्रकार से सम्मेलन आयोजित किए गए, और एक फाइनल जो है यूनिट में, जैसे हम फोर्स का देखते हैं न्यूटन, तो आप कहीं भी चल जाओ, किसी को भी बोलो कि न्यूटन है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, तो उनको समझ में आ जाएगा ये किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स अध्ययन की सुविधा से। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखो CGS पद्धति आया था, जो कि इसका एब्रीविएशन होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये एक्चुअली में याद रखिएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये एक्चुअली में आपका जो सबसे पहले फ्रेंच सिस्टम या जिसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, उस समय ये दिया गया था। और देखिए इसके बाद इससे जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या दिया, फुट पाउंड और सेकंड का कंसेप्ट दिया, फुट पाउंड एंड सेकंड। ये एक्चुअली में ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, ये फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम है। इसका एब्रिविएशन याद रखिए फुट पाउंड एंड सेकंड। आप देखते हैं जैसे केक वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पर पाउंड का इस्तेमाल करते हैं, फुट वगैरह देखते हैं, फीट वगैरह, फुट जिसको हम कहते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये सब क्या है, मात्रक हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने इस तरीके के जो सिस्टम्स थे उनको दिया। फिर इसका थोड़ा देखिए CGS का ही एक बड़ा रूप होता है MKS, इसी का एक क्या होता है बड़ा रूप क्या होता है MKS। ये सेंटीमीटर था तो ये मीटर, ये ग्राम है तो किलोग्राम, ये है सेकेंड तो ये भी आ गया सेकेंड। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है या जो मात्रकों की पद्धतियाँ हैं उसमें ये देखिए इसका बड़ा रूप क्या हो गया MKS। आप ये देख रहे हैं। फिर हमने बताया कि यूनिवर्सली मात्रकों को यदि जानना है तो उसके लिए कौन सा यूनिट आया, सिस्टम, ये देखो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय ये पद्धति आ जाती है, जिसमें हम किसी भी एक भौतिक राशि का एक पर्टिकुलर यूनिट होगा जो कि सभी जगह क्या होगा, सर्वमान्य होगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। आगे हम देखेंगे कि जो भौतिक राशियां हैं उनकी जो विमाएँ होती है या उनकी विमीय सूत्र क्या होती हैं, और उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के, जैसे हमने अभी व्युत्पन्न मात्रक की बात कही थी, तो किस प्रकार से उसकी निर्भरता मूल मात्रक पर है, और हम भौतिक राशि के जो विमीय सूत्र है उसकी सहायता से जो विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले हैं या उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे।